नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज चर्चा शुरू करेंगे उत्तराखंड से। उत्तराखंड में आज उस समय बवाल मच गया जब हल्द्वानी उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अवैध धार्मिक स्थान को हटाने के लिए फोर्स वहां पहुंची और जैसे ही वहां बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई तो उपद्रवी वहां मौजूद हो गए और उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया। बवाल इतना तेज था कि देखते ही देखते वहां आसपास में काफी हड़कंप मच गया। उपद्रवियों ने पुलिस के जो वाहन थे उनको आग के हवाले कर दिया। पुलिस के जो सुरक्षा कर्मी थे, जवान थे, इंस्पेक्टर थे, सब इंस्पेक्टर थे, उन पर हमला किया गया। पत्थर फेंका उनको भगाने के लिए, जिसमें लगभग 20 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री जो हैं वो धामी, वहाँ के पुष्कर सिंह धामी, वो अलर्ट मोड पर आए। उन्होंने हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई जिससे यह मामला आगे न फैले, उत्तराखंड में अन्य जिलों में नहीं पहुंचे। इसका वास्ता देते हुए उन्होंने वहाँ हाई लेवल मीटिंग बुला करके अधिकारियों को मौके पर पहुंच के स्थिति को नियंत्रण में करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हल्द्वानी के लोगों को भी कहा कि हल्द्वानी का जिस प्रकार का इतिहास रहा है, जिस प्रकार की वहाँ इतिहास को कायम रखने की बात की जानी चाहिए, और उसके लेकर के ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हल्द्वानी में जिस प्रकार से ये घटना घटित की गई है, उससे हल्द्वानी का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री इस मामले में बिल्कुल अलर्ट मोड पर हैं। उन्होंने कुछ मंत्रियों को भी इसके लिए जिम्मेदारी दी है, साथ ही कई अधिकारियों को भी उन्होंने वहां भेजा है। लेकिन बताया जाता है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में किए जाने के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में इस तरह की घटना होने से एक बार यह चिंता का विषय हो गया है कि उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस प्रकार का वातावरण होना आगे भी जाकर के इसकी चेतावनी दे रहा है। बात कर लेते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। तो उन्होंने आज एक श्वेत पत्र जारी किया लोकसभा में, जिस पर चर्चा कल होगी। लेकिन उसमें पिछली जो सरकार थी, यूपीए की सरकार, उसके 10 सालों का लेखा जोखा उसमें शामिल किया गया है, जिसमें वित्तीय अनियमितताएं, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से जो एकदम से ठहराव आया, अर्थव्यवस्था किस प्रकार से बिगड़ी, कर्ज लेने के मामले में, और जो अन्य कई व्यवस्थाएं थी जिसके मामले में लेकर 10 पॉइंट पर उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया है। उस श्वेत पत्र पर कल चर्चा होने की संभावना है। मुख्य रूप से इसमें विदेशी मुद्रा को लेकर के भी बात की गई है, भारी कर्जा होने की भी बात की गई है, खर्चा बहुत ज़्यादा होने की भी बात की गई है, और जो उपयुक्त साधन नहीं थे उन पे भी अधिक व्यय करने के साथ साथ में रक्षा व्यवस्था में रक्षा की व्यवस्था जो की जानी चाहिए, इस पे कम राशि का प्रावधान रखने का उन्होंने श्वेत पत्र में प्रसंग दिया है, जिस पर कल चर्चा होगी लोकसभा में। बात कर लेते हैं हरदोई। उत्तर प्रदेश में एक हरदोई रेलवे स्टेशन है जहां पर आज जो मालगाड़ी, कोयले से भरी हुई मालगाड़ी जा रही थी, उसमें अपरिहार्य कारणों से आग लग गई। आग की लपटें देख करके आसपास के काफी क्षेत्रों में वहाँ हड़कंप सा मच गया। लोग स्टेशन से और पटरी के बाहर से जो लोग दूर दूर से आ रहे थे वो अलग हट करके और अपने आप को सुरक्षित स्थान पर ले गए। गनीमत यही रही कि किसी प्रकार की जनहानि वहाँ नहीं हुई। लेकिन विपक्ष ने यह प्रश्न उठाया कि बार बार में जो रेलवे की इस प्रकार की घटनाएं आगजनी की जिस तरह की होती है, उस पर अंकुश लगाए जाने के लिए रेल मंत्री को प्रयास किए जाने चाहिए। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में भी। जब प्रदेश में केंद्र में वित्त मंत्री ने जिस प्रकार से अपनी बात कही है श्वेत पत्र के माध्यम से, तो राजस्थान में भी अब आज से जो पिछली अशोक गहलोत की सरकार थी, उसमें 6 महीने में जितने भी बड़े बड़े निर्णय लिए गए, जितने कार्य किए गए, जितनी योजनाएं की गई, उसकी समीक्षा की जा रही है, जिसको लेकर के एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी में जो मंत्री थे, गजेंद्र सिंह खींवसर, मंजू बागवार, 4 मंत्री उसमें हैं। जो चारों मंत्रियों ने उसमें जोगाराम पटेल वगैरह, उन्होंने आज मीटिंग की
मीटिंग में जो मुख्य रूप से बिंदु लाए गए उसमें यह लाया गया कि अनुचित तरीके से अपने लोगों को सरकार ने जिन्हें लाभान्वित किया उनकी जांच की जानी चाहिए, उन पर सजा दी, एक फ्रेम तय की है। मतलब एक एक कार्य किस प्रकार से करेंगे जांच का उसमें दिया है। वित्तीय अनियमितता की भी बात इसमें भी है कि वित्तीय अनियमितताओं को काफी बढ़ावा दिया गया, अनियमित रूप से लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो टेंडर्स होते हैं, बीएसआर होती है गवर्नमेंट के अंदर, बीएसआर की रेट के अनुरूप ही कार्य किए जाते हैं, टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं, लेकिन बीएसआर रेट, नॉन बीएसआर रेट पर जो कार्य कराए गए उसकी भी जांच किया जाना प्रस्तावित किया गया है। यह बैठक एक बार फिर होगी, कुछ मुद्दे इस पर तय होंगे, मुद्दे तय होने के बाद में किस प्रकार से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी ये भी तय किया जाएगा। बात कर लेते भजनलाल सरकार की। भजनलाल सरकार में सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार वित्त मंत्री बनी एक महिला, पहली बार वित्त मंत्री बनी है दिया कुमारी। उन्होंने लेखानुदान जो आज पेश किया, कहने को लेखानुदान था, लेकिन चुनावी दृश्य परिदृश्य उसमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था, जिसमें क्या क्या कुछ किया जाएगा उसकी बात की गई। मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा राशि बढ़ाए जाने, महिलाओं को व्यक्ति रूप से सहायता दिए जाने, लाडो प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री जब रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं को लाभान्वित, मैंने पहले भी कहा था कि क्योंकि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, पुरुषों से ज्यादा अधिक मतदान महिलाएं करती है। तो हर सरकार, हर पार्टी चाहती है कि वो महिलाओं को अपने प्रति आकर्षित करे, अपनी योजनाओं से उनको लाभान्वित करे। तो उसको लेकर के महिलाओं के लिए भी अब लाडो प्रोत्साहन योजना राजस्थान में प्रस्तावित की गई है मध्य प्रदेश की तर्ज पर। इसी तरह से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको रोडवेज की बसों में 50% राहत किराए में दिए जाने की बात की गई है। जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी पेंशन के लिए इधर उधर भटकते हैं रिटायर होने के बाद में, तो अब यह आदेश जारी किया जाएगा कि जिस दिन कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा उसको ऑनलाइन पेमेंट वहां मिलना चाहिए। तो ये लोक लुभावनी बातें इसमें की गई, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे थे कि डीजल और पेट्रोल पर जब राजस्थान से ज्यादा सस्ते हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश तक में और मध्य प्रदेश में भी जब डीजल और पेट्रोल सस्ते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं यहाँ जो जीएसटी घटाई जा रही है। लेकिन संभावना होने के बावजूद भी इस बारे में पेट्रोल डीजल के बारे में राजस्थान सरकार ने आज कोई बात नहीं की। समझा यह जाता है कि जब मुख्यमंत्री इस मामले में बोलेंगे तो वो इस मामले में घोषणा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की, प्रियंका गांधी की। तो सोनिया गांधी की चर्चा थी तेलंगाना से, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने उनको आमंत्रित किया था कि आप हमारे यहाँ से आइए, चुनाव लड़िए। राजस्थान में भी बात हो रही है क्योंकि राजस्थान में भी एक सीट कांग्रेस के लिए जाएगी राज्यसभा में, तो सोनिया गांधी को अशोक गहलोत ने भी निमंत्रित किया था। और अब आज हिमाचल प्रदेश ने भी राज्यसभा के चुनाव में सोनिया गांधी को निमंत्रण दिया है कि आप हमारे यहाँ से आइए और हमारे यहाँ से राज्यसभा में जाइए। अगर सोनिया गांधी वहां से नहीं जाती है तो प्रियंका गांधी को वहां से भेजा जा सकता है। चर्चा अभी राहुल गांधी की जो चल रही थी कि राहुल गांधी ने अभी अमेठी से चुनाव, कि पिछले लोकसभा चुनाव में 2 जगह से चुनाव लड़े थे, इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये भी इस पर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से वो प्रधानमंत्री मोदी को रोज निशाने पे लेते हैं, अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी पे जरूर तंज कसते हैं, तो आज भी उन्होंने एक तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले सामान्य जाति से आते थे और सामान्य जाति के ही हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में मिला लिया। ये बात अलग है कि इसी प्रधानमंत्री को जाति मामले में जो तंज कसा जाने के लिए उनको पहले भी हाई कोर्ट से नोटिस मिल चुके हैं, लेकिन वो आज फिर इस बात को दोहराए और उनकी जात के बारे में उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कल खड़गे के लिए बात बताई थी मैंने कि राष्ट्रपति कांग्रेस के
जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे, उनके लिए प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से बातें कही थी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री है केंद्र में, उनकी तारीफ की, जमकर तारीफ की उन्होंने। मौका उस समय का था जब राज्यसभा से जो सदस्य रिटायर हो रहे हैं, उनका सम्मान समारोह होना था। उस समय पे उन्होंने मनमोहन सिंह की व्यक्ति के मामले में और प्रधानमंत्री के रहते हुए उन्होंने किस प्रकार से जो काम किए, उसके बारे में भी उन्होंने बात की। बात कर लेते हैं बिहार में। अब झारखंड में तो चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन गए। मंत्रिमंडल कब बनेगा नहीं बनेगा ये बात अलग है। अभी कांग्रेस वहाँ जितने मंत्रियों के पद चाह रही है, वो उनके लिए एक कांटों का ताज बना हुआ है। अब वो कितने कांग्रेस के एमएलए को मंत्री बनाएंगे वो बात अलग है। लेकिन इसी बीच 12 फरवरी को बिहार में नीतीश बाबू को अपना फ्लोर टेस्ट में जो है परीक्षा पास करने का मौका है। लेकिन आरजेडी अभी भी उनको चैलेंज दे रही है। वो कह रही है कि हम खेला खेलेंगे, और एक सस्पेंस पैदा कर दिया बार बार ये कह कर के। लेकिन कैसे खेलेंगे, अब जब हाथ में कोई सामान नहीं है तो खेल कैसे पाएंगे। लेकिन जो वहाँ के नेता है वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ये बातें पर्दे में रह दो, तो पर्दा भी 12 तारीख को ही खुलेगा तो ठीक रहेगा। लेकिन जो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, उनका ये कहना है कि हमारे पास में विधायक आ रहे हैं, और भी जो कोई विधायक आएंगे तो उनका हम स्वागत करते हैं। बात करते हैं तबादलों की। राजस्थान सरकार ने अब तबादलों में 10 दिन की छूट दी है। 10 दिन, हालांकि तबादले तो वैसे भी हो रहे हैं, अभी पिछले आरएएस के भी हुए हैं, आईएएस के भी हुए हैं, सेक्रेटरीट सर्विसेज के भी हुए हैं। लेकिन विधिवत रूप से जो कहा जाता है, तो अब उन्होंने 10 दिन के लिए तबादला करने की छूट दी है। लेकिन जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर है, उन्होंने कहा मेरे विभाग में कोई तबादले अभी नहीं होंगे। जब उनसे पूछा गया भाई आपकी सरकार ने तो छूट दी, आप क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने कहा बोर्ड की परीक्षा पास में है, दूसरी परीक्षा भी पास में है, अगर इनके तबादले किए गए तो विद्यार्थियों के भविष्य पर जो विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो इसको लेकर के उन्होंने तबादले नहीं करने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आईएएस के इतने तबादले हो गए, कलेक्टरों के तबादले हो गए, आईपीएस के क्यों नहीं हो रही, इसको लेकर के सस्पेंस बना हुआ था। लेकिन समझा जाता है कि अब आईपीएस की भी बड़ी सूची निकलने वाली है। जो कई एसपी अपने तबादले की उम्मीद लेकर के बैठे हैं, उनको भी आज या कल में एसपी की एक बड़ी तबादला सूची जारी हो सकती है। इस मामले में आज मुख्यमंत्री भजनलाल और डीजीपी के युवा साहू के मध्य में काफी बैठक हुई। बताया जाता है कि होमवर्क पूरा हुआ है, आज रात को या कल तक जो है इनकी तबादला सूची जारी की जा सकती है। अब जारी होती है नहीं होती है, छोटी होती है या बड़ी होती है, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई में भी हमले वाली कार्रवाइयाँ बढ़ती ही जा रही है। मुंबई में जो एक पूर्व विधायक हैं विनोद जी, उनके पुत्र अभिषेक पर आज दिन दहाड़े गोलियों से हमला किया गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको फिलहाल मुंबई के करुणा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। तो आज की प्रमुख जो चर्चाएं हैं वो आज यही रही है। कल की नई कुछ प्रमुख चर्चाओं के साथ में आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आपको वीडियो जरूर दिखाऊंगा, वीडियो देखेगा दिया कुमारी किस प्रकार से बजट पेश करने, लोकार्पण पेश करने से पहले ब्रीफ केस लेकर के मुख्यमंत्री से मिल रही है, मुख्यमंत्री भी किस प्रकार से भाषण दे रहे हैं, वो वीडियो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। नमस्कार।